हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त में जबरदस्त होंगे। आज आपका टॉपिक है, कल बताए थे क्लास 10th का जियोग्राफी का सिलेबस के बारे में और जियोग्राफी का परिचय। ठीक है, उसी के बारे में आज पढ़ाना है चैप्टर 1 में क्या था? भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिसोर्स? चलिए बताते हैं संसाधन क्या है। जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जो भी वस्तु है, अगर हमारे आवश्यकताओं जरूरतमंदों को पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए संसाधन, रिसोर्स। जो जो हमारे आवश्यकताओं या बोल दीजिए या फिर जरूरतमंद, ठीक है, आवश्यकताओं या फिर जरूरतों को पूरा करता है, उससे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है उसे हम संसाधन कह देंगे। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल, मानव निर्मित, ठीक है, मानव द्वारा जो भी बनाएंगे सब हो जाएगा मानव निर्मित वस्तु। ठीक है, संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को या जरूरतों को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और आगे बताते हैं कि जिमरमैन साहब थे, ठीक है, जो बताए हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी कथन लिख लीजिए। ये जिमरमैन साहब के अनुसार या जिमरमैन के अनुसार जिमरमैन के अनुसार जिमरमैन के अनुसार क्या लिखेंगे? संसाधन होते नहीं बनते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, संसाधन पढ़ लिए किसे कहते हैं? अब एक जिमरमैन साहब इसी में थे। ठीक है, जो बताए हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे और बताते हैं संसाधन के वर्गीकरण या फिर प्रकार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो हेडिंग डालिए संसाधन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, उसके भी कितने प्रकार होते हैं, आज वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए संसाधन के प्रकार। देखिएगा इसके मुख्यतः चार प्रकार है। ठीक है,
पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और चौथा कौन है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। और तीसरा क्या है, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। और चौथा क्या है, विकास के आधार पे, ठीक है। संसाधन के कितने प्रकार है, 4। उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और चौथा क्या है, विकास के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार है, उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार है, स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार है और विकास के आधार पे 4 प्रकार है, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया बात। इसके बाद हम हेडिंग डालते एक एक करके पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पे 2 है, कौन कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के, उत्पत्ति के आधार संसाधन के 2 प्रकार है, ठीक है। लिखिए उत्पत्ति के आधार पे 2, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला हेडिंग के लिए जैव, जैव संसाधन और दूसरा क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालिए जैव संसाधन। जैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। लिखिए वैसा संसाधन जो, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, जीव मंडल से प्राप्त होता है, वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, मनुष्य, ठीक है, वनस्पति, पशु, जीव जंतु इत्यादि, ठीक है। वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु, जीव जंतु इत्यादि, ठीक है। इतने तक बात समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते अजैव संसाधन। हेडिंग डाल दीजिए यहीं पे, अजैव संसाधन, ठीक है। देखिए वैसा संसाधन जो हमें वैसा संसाधन जो हमें
निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है। निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है, समूह से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में धातु के बारे में जानते हैं सब कोई, धातु एवं खनिज। ठीक है, वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में धातु एवं खनिज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, उसके बाद आगे बता रहे हैं। ठीक है, यह हो गया उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार, जैव और अजैव। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। अजैव वैसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम उपयोगिता के आधार पे संसाधन के प्रकार। हेडिंग डालिए उपयोगिता के आधार पे उपयोगिता के आधार पे दो होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन पहले पढ़ लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो हमें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, लिखिए वैसा संसाधन जो हमें भौतिक एवं वैसा संसाधन जो हमें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो हमें भौतिक यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रक्रिया द्वारा उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा। ठीक है, इत्यादि हो जाएगा। वैसा संसाधन जो हमें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत सब हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, अब इसका दोबारा दूसरा पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, हेडिंग डालिए अनवीकरणीय संसाधन।
अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जो हमें दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैसा संसाधन जो हम दोबारा उपयोग में नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई पूछेगा दोबारा उपयोग में नहीं कर सकते तो कितने वर्ष में करेंगे, तो इसको प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। कितने वर्ष? लाखों वर्ष लग सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए, वैसे संसाधन जो हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग सकते हैं। लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे में इसका लिख लीजिए जीवाश्म ईंधन, जैसे लिख लीजिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब उसमें आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है मृत जीव जंतुओं के अवशेष अंग, ठीक है। उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसमें कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी आ जाएगा और प्राकृतिक गैस भी आ जाएगा, ठीक है। वैसा संसाधन जो हमें दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसे प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष लगता है? लाखों वर्ष लग सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में जीवाश्म ईंधन, इसमें आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद बताते हैं। पहला हो गया उपयोगिता, पहला हो गया तुम लोग का, पहला कौन संसाधन हो गया, और दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? स्वामित्व के आधार पर। चलिए तीसरा बताते हैं। पहला दूसरा पढ़ लिए भौतिक के आधार पे, और दूसरा पढ़ लिए उपयोगिता के आधार पे, और तीसरा पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे 4 होता है। हेडिंग वाली स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे 4। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जो संसाधन किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। स्वामित्व व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, ठीक है।
जो संसाधन किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ठीक है। और इसमें सरकार को लगान चुकाना पड़ता है। ठीक है। और इसमें सरकार को लगान का मतलब कर होता है। ठीक है। लगान चुकाना पड़ता है। ठीक है। वैसा संसाधन जो संसाधन किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ठीक है। और इसमें सरकार को लगान चुकाना पड़ता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे लिखिए दूसरा नंबर स्वामित्व, यानी स्वामित्व का तो दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। ठीक है। दूसरा हेडिंग डालिए सामुदायिक संसाधन। ठीक है। जो संसाधन किसी विशेष व्यक्ति के समुदाय या समूह में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में आप लोगों का हो जाएगा ये शमशान घाट हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा। ठीक है। सरकारी पार्क हो जाएगा। ये क्या होता है? सब व्यक्ति का समूह में होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति अकेले व्यक्ति का नहीं होता है, सब व्यक्ति के समूह में होता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो लिखिए जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के समूह में समूह से होता है। जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के समूह से होता है। ठीक है। और सभी व्यक्ति के हित के लिए होता है। ठीक है। जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के समूह से होता है और सभी व्यक्ति के हित के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। जैसे में हो जाएगा शमशान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सब व्यक्ति के लिए होता है, उसमें सब कोई जाता है। ठीक है। लिख लें शमशान घाट, मंदिर भी सबके लिए बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? मंदिर। मस्जिद भी होता है तो मस्जिद भी लिख लीजिए मस्जिद। उसके बाद पंचायत भवन भी होता है तो भी लिख लीजिए। जो भी सरकारी कार्य है सब हो जाएगा इसमें पंचायत भवन। ठीक है। जो भी आपको जानकारी है सब लिख लीजिए, सरकारी होगा। ठीक है। जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के समूह से होता है। ठीक है। और सभी व्यक्ति के हित के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे शमशान घाट सबके लिए बराबर होता है, मंदिर भी सबके लिए होता है, मस्जिद सबके लिए होता है, पंचायत भवन सबके लिए होता है, सरकारी पार्क सब होता है। ठीक है। सब लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा नंबर दूसरा नंबर ये होगा। तीसरा नंबर पढ़ते राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। हेडिंग डालिए 3 नंबर राष्ट्रीय संसाधन।
तीसरा नंबर डालिए रहती राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन देश या राष्ट्र के हित के लिए होता है हम उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो संसाधन एक देश, जो संसाधन एक देश या एक राष्ट्र के लिए होता है, सभी वर्गों के समूह, सभी वर्गों के हित के लिए होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो संसाधन किसी एक देश या एक राष्ट्र के लिए सभी वर्गों के हित के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यही पे लिख लीजिए। जो संसाधन किसी एक अंतर्राष्ट्रीय या किसी एक राष्ट्र के हित के सभी वर्गों के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, जो संसाधन किसी एक देश या एक राष्ट्र के लिए सभी वर्गों के हित के लिए होते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में अंतर्राष्ट्रीय के संसाधन के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर या चौथा नंबर लिखिए, विकास के आधार पे। विकास के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार हैं। देखिए चौथा नंबर, विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है। पहला संसाधन संभावित संसाधन। ठीक है, जो संसाधन जो संसाधन हमारे आने वाले समय के लिए उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो संसाधन हमारे आने वाले समय के लिए उपयोग होता है उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, विकसित संसाधन। जो संसाधन
जो संसाधन विकास के लिए उपयोग होता है उसमें क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए, भंडारण संसाधन। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए, भंडार संसाधन। तीसरा नंबर हेडिंग भंडार संसाधन। जो संसाधन पर्यावरण के लिए उपयोग होता है, जो संसाधन पर्यावरण के लिए उपयोग होता है और वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, जो संसाधन पर्यावरण के लिए उपयोग होता है और वह हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं एल्यूमिनियम इत्यादि। जो संसाधन हमारे पर्यावरण के लिए उपयोग होता है और वो हमारे आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम इत्यादि। चौथा हेडिंग है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। ठीक है, हेडिंग डालिए, चौथा नंबर लास्ट ही है। संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन। ठीक है, इसमें भी लिखिए, यह भी एक प्रकार का भंडार को संसाधन है, भंडार संसाधन है। ठीक है, जो हमें सामुदायिक या समूह के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी एक प्रकार का भंडारण संसाधन है जो हमें सामुदायिक समूह या समूह के लिए उत्तरदायी है। भंडार संसाधन मतलब पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, जो हमें समुदाय के समूह के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संचित कोश संसाधन। ठीक है, यह हो गया संसाधन के प्रकार। जिमरमन साहब के ये भी कथन देख लिए हैं। अब देखना है महात्मा गांधी के कथन। ठीक है, वो क्या बोले हैं संसाधन के बारे में। चलिए वो भी एक पढ़ लेते हैं। लिखिए महात्मा गांधी के कथन। लिखिए महात्मा गांधी के कथन। महात्मा गांधी बोले थे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वही लिखिए महात्मा गांधी के कथन।
लीजिए महात्मा गांधी के कथन। वो बोले हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी क्या बोले हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है, ठीक है। हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। आज पहले संसाधन के प्रकार या वर्गीकरण, उसके बाद पढ़े हैं संसाधन महात्मा गांधी के कथन, ठीक है। उसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, इसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।